वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है काल। काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। और आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहूँगा दोस्तों। और आई होप कि आपने मेरी जन्माष्टमी वाली वीडियो देख ली होगी जो आज ही मैंने शेयर की थी। और उस पर जितना आप लोग प्यार दे रहे हैं और आगे भी उसको शेयर करते रहिए दोस्तों, जिससे कि वो औरों के पास भी जाए, औरों को भी वो चीज़ें पता चले और एक नॉलेज वाली चीज़ लोगों तक पहुँचे। तो आज दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, आज मैं लाया हूँ अफ़गानिस्तान में चल रहे तालिबान केस के ऊपर। तो आज ही वाली वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इसमें कुछ मैं ऐसी इन्फॉर्मेशंस दूंगा जो शायद और वीडियोस में आपको नहीं बताई होगी। तो चलिए मैं शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक एरोप्लेन से, एक हवाई जहाज़ से लटकते हुए किसी इंसान की किसी फ़ोटो को देखना, ये इंसानी इतिहास में शायद पहली बार हम लोग देख रहे हैं। और ये तालिबान का खौफ है कि वहाँ से लोग निकल निकल कर भाग रहे हैं दूसरे देशों में, जो दूसरे कंट्रीज़ के भी लोग वहाँ पर हैं वो भी वहाँ से निकल रहे हैं तालिबान से, क्योंकि अफ़गानिस्तान से, क्योंकि तालिबान के राज में वहाँ कोई रहना नहीं चाहता। और आखिर कैसे तालिबान जो है 23 साल बाद वापस लौट आया और अमेरिका वहाँ पर 20 साल तक रहा, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका अचानक से वहाँ से जा रहा है? क्योंकि जबकि इस दौरान अमेरिका ने वहाँ पर सैकड़ों लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, अपने सैकड़ों सैनिकों को शहीद हुए उनके, और जिसमें 75,000 अफगानी सैनिक भी मारे गए थे ये तालिबान को हटाने में और बाकी चीज़ों से, लड़ाइयों से लड़ने में। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से अमेरिका यूं ही जा रहा है? वहाँ पर उसने अपना एयरबेस बनाया, काफ़ी चीज़ें की वहाँ पर। तो ऐसा क्या हुआ? और जो बिडेन ने बताया कि अपने उन्होंने अफ़गानी जो सोल्जर्स इतना अच्छे से ट्रेंड किया है कि वो इतनी जल्दी आसानी से तालिबान के हाथों में नहीं आएंगे, लेकिन मात्र 10 दिन के अंदर ही तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया। तो ऐसा क्या हुआ दोस्तों? और आप जानते हैं कि तालिबान का एक शरिया कानून है जिसके चलते वो लोग, जो लड़कियां हैं वहाँ की, छठी क्लास से ज़्यादा पढ़ नहीं सकती हैं और मेल डॉक्टर से अपना इलाज नहीं करा सकती हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, अगर उनका कानून नहीं मानते हैं, तो वो उनको सज़ाए मौत देंगे, सर कलम कर देंगे। तो आखिर ये सब हुआ कैसे, शुरू कैसे हुआ? तो आइए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को, इस कहानी को जो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। सबसे पहले क्या हुआ कि इन लोगों ने, जो अंग्रेज़ थे, क्योंकि अफ़गानिस्तान पर अंग्रेज़ों का राज था, तो अफ़गानिस्तान को 1919 में अंग्रेज़ों ने रिहा कर दिया क्योंकि यहाँ से कोई ज़्यादा उनको फ़ायदा था नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि जब अंग्रेज़ों ने इसको आज़ाद किया तो यहाँ पर राजशाही परिवार आ गया, राजशाही परिवार चलने लगा। और उसके जो था शाह परिवार ने यहाँ पर 54 साल तक राज किया, 1919 से 1973 तक। 1919 से 1973 तक जब इनका राज था तो इनके जो राजा थे उनकी कुछ बीमारी हो गई उनको, जिसका इलाज अफ़गानिस्तान में नहीं हो सकता था। तो उसके लिए उनको इटली भेजा गया, इटली जाना पड़ा। अब जब वो इटली चले गए तो इनके जो राजा के जो सेनापति थे उनका नाम था दाऊद खान। अब दाऊद खान ने क्या किया? दाऊद खान को तो पता था कि राजा है नहीं यहाँ पर। उसने लोगों को भड़काया, लोगों को कहा कि हमें राजशाही से मुक्ति मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, मैं आप लोगों के लिए संविधान लाऊंगा, मैं नए कानून बनाऊंगा जिसमें हम सबका भला होगा। लोगों को भी लगा कि हाँ, हमें जो है आज़ादी मिलनी चाहिए, बोलने की आज़ादी, रहने की आज़ादी, अपनी बात को रखने की आज़ादी। तो लोग भी इसकी बातों में आ गए और इसने तख्ता पलट दिया अफ़गानिस्तान की सरकार का और खुद वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो जैसे ही ये वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना, इसने लोगों को बेवकूफ़ बनाया और 4 साल तक कुछ नहीं किया। अब इससे क्या था कि लोग भड़क गए। जब लोग वहाँ पर भड़के तो इसके खिलाफ लोगों ने धरना प्रदर्शन कर दिया। धरना प्रदर्शन किया तो इसने कहा कि ठीक है, मैं आप संविधान लाता हूँ। अब संविधान के नाम पर भी इसने लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। संविधान लाया जिसमें इसने लिख दिया कि अफ़गानिस्तान में हमेशा से एक ही पार्टी रहेगी और एक ही पार्टी का चुनाव होगा। तो पार्टी इसी की थी एक, और मुखिया यही था, तो हम अभी भी ये प्राइम मिनिस्टर था और आगे भी यही रहेगा। तो इस चीज़ से लोगों में गुस्सा और भड़क गया, तो उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और नारे लगाए। अब जो धरने प्रदर्शन और इन सबको कर रहा था उस समय पर उसको बोला जाता था, उसको कहा गया था शोर क्रांति। अब इसमें जो लीड कर रहा था उसका नाम था तारिकी, नूर मोहम्मद तारिकी। तारिकी ने क्या किया कि इतना दबाव डाला, लोगों को समझाया, क्योंकि वो भी डेमोक्रेसी चाहता था तारिकी और लोग भी चाहते थे। तो इतना प्रेशर बनाया कि दाऊद खान को इस्तीफ़ा देना पड़ा और अपनी सरकार गिरानी पड़ी। जिसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने देखा कि भाई हमारा लीडर तो यही था, तो नूर मोहम्मद तारिकी को
अपने यहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया। अब नूर मोहम्मद तारिकी को प्रेसिडेंट बनाया तो नूर मोहम्मद तारिकी के यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से बहुत ही अच्छे रिश्ते थे दोस्तों उस समय पर। सोवियत संघ जो आज रशिया है उसी का नाम था। सोवियत संघ में पहले 13-14 देश मिलते थे, मतलब एक साथ थे, अब तो अलग अलग हुए धीरे धीरे फिर। और पहले ये रशिया ही था, अब पहले नाम इसका सोवियत संघ था जो अब रशिया है। तो पहले जो था सोवियत संघ के जो बाउंड्री थी वो अफगानिस्तान से टच करती थी। तो सोवियत संघ ने कहा कि क्यों ना इसमें थोड़ी दखल अंदाजी की जाए। और सोवियत संघ में जो था कि इनका जो नूर मोहम्मद तारिकी थे, तारिकी का अच्छा रिलेशन था सोवियत संघ के साथ। तो सोवियत संघ ने तारिकी को समझाया कि आपको अपनी कंट्री को और अच्छा बनाना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन करनी चाहिए, अलग अलग चीज़ें लानी चाहिए यहाँ पर। तो और इन्होंने क्या, जो तारिकी थे, तारिकी ने क्या किया कि उनकी बात मानी और अपने यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन करना शुरू कर दिया। अब मॉडर्नाइजेशन में क्या किया कि नए लोगों को पढ़ाना, शिक्षा देना, औरतों को भी शिक्षा देना, फैशन, नए कपड़े, अलग अलग तरह के लोग अब सड़कों पर घूम रहे थे, महिलाएं भी सड़कों पर घूम रही थी। तो ये चीज़ें मॉडर्नाइजेशन की उन्होंने। अब इस चीज़ से क्या हुआ कि कुछ कट्टर लोग जो थे वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे थे और वो भड़क गए इस चीज़ पर। तो वहाँ नूर मोहम्मद तारिकी के खिलाफ दबी दबी आवाज़ें पहले तो उठने लगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन हाँ, लोग कट्टरपंथी जो लोग थे, कट्टर लोग थे, वो भड़क गए थे इस बात पर। जब कट्टरपंथी जो लोग थे, कट्टर लोग थे, वो भड़के। और उसी तरफ साइड साइड में एक और चीज़ चल रही थी जिसमें क्या था कि अमेरिका ईरान में आधुनिकीकरण कर रहा था, मतलब वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन ला रहा था। तो उस चीज़ में क्या हुआ कि अमेरिका को जब ये पता चला कि सोवियत यहाँ पर अपनी दखल अंदाजी कर रहा है, सोवियत संघ, तो अमेरिका ने कहा कि हमें भी अफगानिस्तान में ये करना चाहिए। तो अफगानिस्तान में जब अमेरिका को पता चला कि यहाँ पर क्या है, हमारे कुछ मतलब इस्लामिक देशों को अपने साथ इकट्ठा करा और बोला कि इसको आप समझाइए। तो एक और चीज़ अमेरिका ने की कि अमेरिका की एक जो खुफिया एजेंसी जिसका नाम CIA है, जैसे हमारी रॉ है, तो CIA ने अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो थे हफीजुद्दीन हमीम, उनको घेरा। उनको बोला कि आप यहाँ पर भड़काइए लोगों को, ये लोग आपका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, रशिया वाले जो सोवियत संघ है, और आपको ये कर रहे हैं, तुम्हारा देश बदल रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं, इमाम बदल रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने लोगों को भड़का दिया अमेरिका ने, इसको फॉरेन मिनिस्टर को, और फॉरेन मिनिस्टर ने वहाँ के लोगों को भड़काना शुरू किया। अब जब लोगों को भड़काना शुरू किया और इसी साथ में पीछे से अमेरिका ने और इस्लामिक कंट्रीज़ को मिला लिया अपने साथ, जिसमें सऊदी अरब भी था। और सऊदी अरब से आप जानते हैं कौन आया था उस समय पर? ओसामा बिन लादेन। जी हाँ, ओसामा बिन लादेन भी अमेरिका ने ही भेजा था पहले सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के लिए। तो उसमें क्या हुआ कि जब अमेरिका ने इतने देशों को मिलाया और हफीजुद्दीन जो हमीम थे फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के, उन्होंने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। अब अमेरिका ने यहाँ पर एक चीज़ बोली थी कि जो सबसे मेन है आपके यहाँ के यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट्स को भड़काइए। और वहाँ के लोग, उसने यही किया, वहाँ पे लोगों को भड़काना शुरू कर दिया हफीजुद्दीन अमीम ने। तो उस समय क्या हुआ, जब हफीजुद्दीन अमीम ने लोगों को भड़काया तो वहाँ पर कबीले थे, अलग अलग कबीलों से लोग भड़कने लगे, जो समुदाय थे वो भड़कने लगे, जिसमें एक समुदाय और एक कबीला था स्टूडेंट्स का। अब स्टूडेंट्स को उर्दू में तालिब कहा जाता है। जी हाँ, तालिब कहा जाता है स्टूडेंट्स को। और हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में भी स्टूडेंट्स जो हैं वो सबसे पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो यूथ है, हमारे देश का भविष्य होते हैं। तो वहाँ पर अमेरिका ने ये सबसे बड़ी चाल खेली कि इनको कहा कि आप अपने यूथ को भड़काइए, अमेरिका अफ़गानिस्तान के। तो यही चीज़ उन्होंने करी। तो जब धीरे धीरे सभी कबीले वाले भी भड़कने लगे और ये हमारे इसका अफ़गानिस्तान का यूथ भड़कने लगा, तो इस चीज़ में क्या था कि बहुत ज़्यादा दंगे होने लगे वहाँ पर, और नूर मोहम्मद तारिकी को भी लगा। अब जब सबसे ज़्यादा जब भड़के, जब नूर मोहम्मद तारिकी ने, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे मॉडर्न कंट्रीज़ में होता है ऐसा, जैसे चाइना जापान में भी ऐसा है कि आप अगर आपके पास ज़्यादा लैंड है तो आप किसी ऐसे पर्सन को दे दीजिए जिसको उसकी नीड हो, मतलब आपके पास अगर ज़्यादा है। तो यही चीज़ उसने यहाँ पर बोली आकर लोगों को कि आप अपनी ज़मीन को ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को दीजिए जिनको उसकी ज़रूरत है, अगर आपके पास ज़्यादा है। अब इस चीज़ से लोग और भड़क गए। इस चीज़ से जब लोग भड़के
तो फिर धीरे 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 दंगे और ज़्यादा भड़कने लगे कि ये तो हमें मतलब बिल्कुल ही वो करके छोड़ेंगे, मतलब बिल्कुल ही बर्बाद कर देगा ये रशिया, हमें सोवियत संघ जो है इसके दिमाग ख़राब कर दिया हमारा। अब धीरे धीरे क्या हुआ, सोवियत संघ ने बुलाया इसको नूर मोहम्मद तारिकी को मीटिंग के लिए। नूर मोहम्मद तारिकी को बुलाया और कहा कि आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हफीजुद्दीन अमीम, इनको हटाइए तुरंत, क्योंकि ये जो दंगे हो रहे हैं और ये जो सारी फसाद का जड़ है ये यही है, हफीजुद्दीन अमीम। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जाता हूँ और तुरंत इनको हटाऊंगा इनके पद से। अब इसी बीच क्या हुआ कि इसको पता चल गया हफीजुद्दीन अमीम को कि जब ये तारिकी यहाँ आएगा और तारिकी हमें बताएगा और मुझे हटा देगा फॉरेन मिनिस्टर के पद से। तो इसने क्या किया, जैसे ही नूर मोहम्मद तारिकी आया और रशिया से मीटिंग से, तो इसने एयरपोर्ट पर ही उनको पकड़ लिया, उसकी पूरी फैमिली को पकड़ लिया और कैद कर लिया और पूरी फैमिली को मार दिया और खुद वहाँ का वो बन गया प्रेसिडेंट। अब जब ये बात सोवियत संघ को, रूस को पता चली, तो रूस इससे भड़क गया कि तुमने ऐसे कैसे कर दिया, तुम इसका मतलब तो तुम डायरेक्ट जंग छेड़ रहे हो, तुमने हमारे बंदे को मार दिया। तो रूस ने क्या किया, उसने अपनी थल सेना को, आर्मी को यहाँ पर भेज दिया लड़ने के लिए। रूस की थल सेना यहाँ पर पहुंची तो पहले तो वो काफ़ी सही लड़ रही थी, लेकिन रूस की सेना को यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था, अफ़गानिस्तान का कोई नक्शा उनके पास था नहीं उस टाइम पर, और कुछ ऐसे ग्राउंड लेवल पर उन्हें पता नहीं था कि करना क्या है ज़्यादा। और वहाँ पर पहाड़, पथरीले इलाके, ऊबड़ खाबड़ जगहें ऊपर से, तो यहाँ पर इधर से इस्लामिक कंट्रीज़ को अमेरिका ने मिला रखा था और यहाँ पर बोला हुआ था पाकिस्तान को कि तो जिन लोगों को ये भड़काएंगे उनको तुम ट्रेनिंग देना। पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दे रखी थी, तो वो लोग भी भिड़ गए अफ़गानिस्तान के जो थे। तो यहाँ पर इसको थोड़ा पीछे हटना पड़ा सोवियत संघ को, जो रशिया था। तो ये सेना जो है, लेकिन फिर भी छुटपुट जो है लड़ाई चलती रही 10 साल लगभग ये लड़ाई चलती रही। जब 10 साल लगभग लड़ाई चली तो 25 दिसंबर 1959 को, 25 दिसंबर को 1959 को जो सोवियत संघ है उसने कहा कि भाई हम अपनी जो आर्मी है उसको वापस ले जा रहे हैं। तो सोवियत संघ ने अपनी आर्मी को वापस ले लिया वहाँ से। अब ये अमेरिका खुश हो गया, क्योंकि ये अमेरिका के लिए बहुत ही अच्छी, मतलब बड़ी जीत थी रशिया को पीछे हटाना यहाँ से। तो इस चीज़ से अमेरिका ने खुश होकर क्या किया, लेकिन अमेरिका को पता नहीं था कि असली प्रॉब्लम अब शुरू होगी। अब असली प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई कि पहले तो ये था कि हम दुश्मन से लड़ रहे हैं, रशिया से लड़ रहे थे ये लोग। अब ये था कि अब ये जो कबीले थे आपस में ही लड़ने लग गए। जो मुजाहिदीन इन्होंने बनाए थे, मुजाहिदीन होते हैं वो लोग जो धर्म के लिए लड़ते हैं, इन्होंने धर्म के नाम पर उनको भड़का दिया। तो ये मुजाहिदीन थे सारे, जो कबीले वाले भड़के थे अलग अलग, तो ये आपस में ही भिड़ने लगे। अब भिड़ते 9 साल तक ये सब चलता रहा। इसी बीच जो आम आदमी थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, जो लोकल लोग थे वहाँ के, क्योंकि पहले तो जब बाहर किसी से हम लड़ते हैं तो थोड़ा ऐसे जगह पर होता है जहाँ पर आम लोग ना हो, लेकिन जब अपने ही अंदर के लोग लड़ने लगे, जैसे आप गली मोहल्ले में अब बमबारी होने लगी, गोले बारूद छूटने लगे, और सारी चीज़ें अमेरिका ने प्रोवाइड कराई रखी थी और ट्रेनिंग पाकिस्तान से मिली हुई थी, तो सारे ये आपस में ही लड़े जा रहे थे। अब इन सब के कबीलों को हरा कर एक कबीला सबसे आगे आता चला गया, और जो था तालिब, यानी कि वो स्टूडेंट्स का। अब इसने क्या किया, जब सबको हराया और सबसे ऊपर आ गया तो इसने सबको अपने अंडर कर लिया, और प्लस इसने क्या किया, सबसे पहले जाकर काबुल पर अपना कब्जा जमाया। काबुल पर इसने कब्जा जमाते ही इसने जो अपना काबुल पर कब्जा जमाया था उसमें इसने क्या किया, फिर पूरे अफ़गानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया, पूरे अफ़गानिस्तान पर अपनी सरकार बना ली। और 1989 में तालिबान बना था, तालिब से तालिबान बना था 1989 में। जब ये तालिबान बना 1989 में, तो ये जो तालिब थे, तालिब के कबीले का जो सबसे जो बंदा था, जो लीड करता था, उसका नाम था उमर। अब इस उमर ने क्या किया कि पहले तो ये सब करा, फिर इस सब से पीछे हट गया और जाकर धार्मिक कामों में लग गया, मस्जिदों में जाना, कुरान पढ़ना, लोगों के प्रवचन देना, ऐसी चीज़ें करने लगा। तो इसलिए इसका बाद में नाम पड़ गया मुल्ला उमर। ये वही मुल्ला उमर है जिसने बाद में उसामा बिन लादेन को पनाह दी थी अफ़गानिस्तान में। उसके बाद जब 2001 में अमेरिका के CIA को ये खबर मिली कि उसामा बिन लादेन अफ़गानिस्तान की गुफाओं में छुपा बैठा है, तो 2001 में अफ़गानिस्तान ने अपनी सेना को भेजा।
जब उनकी सेना यहाँ पर आई तो उसको बताया कि ये बोरा बोरा की पहाड़ियों में छुपा हुआ है, लेकिन सबको पता है कि वो पाकिस्तान के एबटाबाद में मिला था, जो ये था ओसामा बिन लादेन। फिर उसने क्या किया, धीरे धीरे यहाँ पर जब 2001 में अमेरिकी सेना यहाँ पहुंची तो खूब लड़ाई हुई अफगानिस्तान के और तालिबान, मतलब जो तालिबान थे इनकी, क्योंकि उस वक्त तो तालिबान का कब्जा था अफगानिस्तान पर। तो धीरे धीरे अमेरिका के सैनिकों ने तालिबान को यहाँ से भगा दिया। अब भगा दिया और 20 साल तक अपने जो आर्मी थी सारा कुछ उन्होंने किया, अपनी आर्मी को यहाँ पर रखा अलर्ट, और यहाँ पर नई नई चीज़ें बनाई, काफ़ी पैसे खर्च किए, और मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी की इसने, और एयरबेस बनाया यहाँ पर, अफ़गानी सोल्जर्स को ट्रेन किया। और इसके बाद अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने एक के कार्यकाल में ये घोषणा की गई कि हम अपनी जो अमेरिकी सेना है उसको वापस बुलाएंगे अब, क्योंकि वहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम अपनी सेना को वापस बुलाएंगे। लेकिन उसके बाद जो बिडेन आ गए। जो बिडेन ने कहा कि हम फैब में नहीं, पहले फैब में बुलाना था, लेकिन फैब की जगह उन्होंने कहा कि हम सितंबर में बुलाएंगे अब, क्योंकि सितंबर में क्या था कि इनको 20 साल पूरे होने थे अफगानिस्तान में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम सितंबर में बुलाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, अपनी कुछ आर्मी को बुलाते रहेंगे, जो लास्ट खेप बचेगी, आखिरी खेप को हम सितंबर में बुलाएंगे, मतलब आखिरी जो टुकड़ी बचेगी उनकी अमेरिका की, जो आप देख भी रहे होंगे कि अभी पूरी तरह से अमेरिका की सेना आई नहीं है, कुछ अफगानिस्तान में अभी भी है, जो वहाँ पे एयरपोर्ट पर देखी गई थी, दिखाते हैं वो वहीं की है, वो वही है। तो उन्होंने कहा कि हम सितंबर में अपनी इसको पूरी तरह से बुला लेंगे। लेकिन जब ये घोषणा की गई तो तालिबान के लोगों तक भी ये अब बात गई कि अमेरिका अपनी सेना को वापस बुला रहा है, तो तालिबान खुश हो गया। तो इसी तरह से तालिबान ने धीरे 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 जब ये हुआ, उन्होंने देखा कि आधे से ज़्यादा लोग तो चले गए, जो सोल्जर्स थे अमेरिकन। तो जब ज़्यादा सोल्जर्स यहाँ से चले गए, कुछ ही बचे, उसी बीच तालिबान ने सीधा घुस गया अफ़गानिस्तान में, और पूरे मात्र 10 दिन के अंदर ही अफ़गानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया। पर 23 साल बाद के और अब के में बस एक ही फ़र्क है कि उस वक्त खून खराब हुआ था और इस वक्त कोई खून खराबा नहीं हुआ, और जो भी था सरकार इनको बड़ी शांति से दे दी गई। तो ये थी दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन, और ये थी जो तालिबान से जुड़े अभी तक की वो है। आगे बाकी देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि अभी तो अमेरिकी सेना वहाँ पर है, बाकी अब देखते हैं आगे क्या होता है, कि वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं या फिर ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं वहाँ के कंट्री के लोगों को, अफ़गानिस्तान के। बाकी अब देखते हैं, क्योंकि हम तो यही दुआ करेंगे दोस्तों सभी के लिए कि सभी सेफ़ रहें अपनी अपनी देश में, अपनी जगह पर, अपने घरों में। और इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।